अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज अ सीक्वेंस विद फंक्शन एज एलिमेंट्स fn d2r इज डिफाइंड ऑन सेट। हमें बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए है डी सबसेट ऑफ आर यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ऑप्शन बी है डी सबसेट ऑफ आर यानी यहाँ पर इक्वल टू बी है तो यानी डी आर के बराबर भी हो सकता है। और सी है आर इज सबसेट ऑफ डी और डी इंटरसेक्शन आर। तो देखो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो एफ एन है वो डिफाइंड होगा किस सेट पर, ये बताना है। तो हमें ऐसे तो पता है कि हमें कोई भी फंक्शन है यानी यहाँ जो एफ एन है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है यानी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं। यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा गया है यानी एफ एन हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और वो डी टू आर हमारा डिफाइंड है। तो हमें बताना है कि वो किस पर डिफाइंड होगा। तो देखो कोई भी जो फंक्शन होता है वो अपने डोमेन पर डिफाइंड होता है, हमेशा किस पर, डोमेन के हर एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइंड होता है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें डी की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है यानी एफ एन है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि इसका जो को डोमेन है वो हमारा आर दिया हुआ है। तो जो इसकी रेंज आएगी वो सबसेट होगी आर का। तो ये तो कंफर्म है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर डी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि आर सबसेट डी का। अब डी यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आर के भी बराबर हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ऑप्शन डी ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल है नहीं। अब हमें देखना है ऑप्शन बी और ए पर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऑप्शन ए है कि डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर और ऑप्शन बी है डी इज सबसेट ऑफ आर यानी डी आर के बराबर भी हो सकता है। तो देखो ये जो हमारा डी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ आर भी हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि एफ एन आर टू आर भी हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि जो हमारा डी है वो आर के बराबर भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पर जो हमें प्रेफरेंस देनी है वो ऑप्शन बी को देनी होगी। अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो हम ऑप्शन ए पर जाते। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो हमें ऑप्शन बी को देनी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर बस हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है एफ एन वो किस पर डिफाइंड होगा। तो हर फंक्शन अपने डोमेन पर डिफाइंड होता है और यहाँ जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ आर होगा यानी आर के बराबर भी हो सकता है और उसका सबसेट भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन ए है जी इज क्लोज्ड, ऑप्शन बी है एफ जी इज क्लोज्ड, ऑप्शन सी है जी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है जी इज ओपन। देखो इस स्टेटमेंट में हल्की सी कमी है, इसमें एक्चुअली में किस तरीके से होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एफ ए टू बी इज कंटिन्यूस if and only if f inverse g is open in A whenever g is open in B। इस तरीके से स्टेटमेंट होनी चाहिए क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पर g एक्चुअली में है क्या। अगर ये इस तरीके से हो कि एफ इनवर्स जी इज ओपन इन ए वेन एवर जी इज ओपन तो ये करेक्ट है यानी एफ ए टू बी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज ओपन इन ए वेन एवर जी इज ओपन इन बी, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर इस दी हुई स्टेटमेंट में ये कंफर्म नहीं है जी क्या है, तो मैंने करेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया क्योंकि एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है एक थ्योरम की, एक थ्योरम होती है जिसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो वैसे ऑप्शन जी इसका करेक्ट है। अगर इसमें ये और ऐड कर दिया जाए एफ इनवर्स जी इज ओपन इन ए व्हेन एवर जी इज ओपन इन बी तो ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड आ फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है
मैंने कंफर्म किया हुआ है कि इसमें यहाँ क्या आएगा, तो मैं लिख देता हूँ। ये DSSB की ऑफिशियल साइट है जिस पर क्वेश्चन पेपर हमें दिए हुए हैं। आप DSSB गूगल पर सर्च कीजिए DSSB और इन्फॉर्मेशन पे जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं जिनमें से आप 2021 का पेपर सेलेक्ट कीजिए और उसमें सितंबर 2, 3, 4 इस तरीके से डेट वाइज दिए हुए हैं, उसमें आप सर्च करके निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा समेसन n इजकल टू 1 to infinity an x माइनस a टू द पावर n, ये आएगा। ये मैंने कंफर्म किया हुआ है, यहाँ पर ये आएगा। यहाँ पर n इजकल टू 1 to infinity भी हो सकता है, n इजकल टू 0 to infinity भी हो सकता है। तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अल्टरनेटिंग सीरीज है या वेरस्ट्रास क्राइटेरियन है या पावर सीरीज है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो हमें ये पता है ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज, ये पावर सीरीज कहलाती है। इस तरीके से जो लिखी हुई होती है ये पावर सीरीज कहलाती है। मैं एक बार आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें से जो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो इस तरीके की सीरीज होती है, n इजकल टू 0 to infinity माइनस 1 to the पावर n an। इस तरीके की जो सीरीज होगी वो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। जैसे यहाँ पर a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके की जो सीरीज होती है इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस इस तरीके से साइन आते हैं, ये जो सीरीज होती है वो अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। ये वेरस्ट्रास क्राइटेरियन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वेरस्ट्रास क्राइटेरियन क्या होता है, इफ समेशन n इजकल टू 1 to infinity un x इज अ सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी ये कोई सीरीज है रियल वैल्यूड फंक्शन की, डिफाइंड ऑन सम इंटरवल a, b, यानी किसी इंटरवल a, b पर ये डिफाइंड है। देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव का हो या आप पॉजिटिव भी वर्ड लिख सकते हैं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी जो सीरीज है हमारी वो नॉन नेगेटिव नंबर्स की होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स इस तरीके से n इजकल टू 0 to infinity an टाइप की, सच दैट मॉड unx लेस देन an, n इजकल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। an पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन नेगेटिव नंबर्स का फंक्शन है। देन ये जो हमारी सीरीज है n इजकल टू 1 to infinity un(x) इज ऑल्सो कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली, यानी समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un(x) अगर कोई सीरीज है और यहाँ पर कोई अनदर सीरीज ऑफ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर्स की अनदर सीरीज है n इक्वल टू 0 to infinity an सच दैट मॉड un(x) लेस देन an है, तो यानी ये सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity un(x) भी कन्वर्जेंट हो जाएगी यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली। ये होती है वेरस्ट्रास क्राइटेरियन। इसे वेरस्ट्रास थ्योरम भी कह सकते हैं या वेरस्ट्रास क्राइटेरियन भी कह सकते हैं। एक बार यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर बता देते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फंक्शन क्या होता है।
a sequence of function fn is said to be uniformly convergent to a function f on closed interval a comma b if for any epsilon positive and for all x belong to closed interval a comma b there exists an integer m depend only epsilon and independent of x, यानी वो केवल m एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए, x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, सच दैट fn x माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m एंड x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। यानी कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा किसी फंक्शन एफ एक्स पर अगर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m एंड x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है किसी फंक्शन पर। ये हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। फाइंड द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब। यानी हमें इस फंक्शन की हमें पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन बतानी है। लेट कोई पावर सीरीज है हमारे पास n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर n, ये एक पावर सीरीज है हमारे पास। और मैं मान लेता हूँ कि ए एन यहाँ पर a के बराबर है। लेट ए एन इज इक्वल टू a, उस केस में जो पावर सीरीज है वो बन जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एक्स टू दी पावर n। देखी जाए तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं n की जगह पर यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये a आएगी, n की जगह पर 1 रखता हूँ तो a x आएगी, और n की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये हमारी ये आएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रखता हूँ तो ए एक्स क्यूब प्लस एन सोन, यानी इस तरीके से आएगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए ये फॉर्म बन रही है a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस एन सोन। तो ये क्या है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और आपको पता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर, ये इसका सम होता है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है a1 माइनस आर। इस तरीके के फंक्शन को अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम मान लेंगे लेट 1/1 प्लस एक्स क्यूब को हम मान लेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर टू दी पावर n। और अगर हमें यहाँ पर a की वैल्यू और r की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो पावर सीरीज होती है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, और इसका जो वैल्यू आती है वो a1 माइनस आर के बराबर होती है। अगर दिए हुए क्वेश्चन को इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी a की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, और जो हमारी r की वैल्यू है यानी कि माइनस आर की वैल्यू एक्स क्यूब मिलेगी, तो r की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आएगी। तो हमें यहाँ से a और r की वैल्यू मिल गई है, a और r की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पर ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इसकी बता सकते हैं।
तो इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है यानी 1/1 प्लस एक्स क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है 1, और आर की वैल्यू यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब आई है उसकी पावर n। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो बन जाएगा n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्स क्यूब की होल पावर n। ये हो जाएगी इस फंक्शन की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, इसका आंसर है। ये एक और भी इसका तरीका है, इसको पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है, मैं आपको वो और बता देता हूँ। इसका एक तरीका और क्या है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स क्यूब है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर -1 बन जाएगी। और अगर मैं इसे 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर -1 ले लूँ तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर उससे हम इसे कंपेयर करें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, समेशन n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, ये इस तरीके की फॉर्म बन रही है। इसको अगर यहाँ हम कंपेयर करें तो ये हमारी x की जगह पर यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो इसको भी किस तरीके से लिखा जा सकता है, समेशन n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्स क्यूब की पावर n। ये भी हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, तो ये भी हमारी एक पावर सीरीज की फॉर्म बन जाएगी। एक ये तरीका है इसका, ये एक तरीका मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं इसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के। एक अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, अगर नहीं है तो आप इससे कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। ये मैंने इसके 2 तरीके बता दिए हैं, एक रेड लाइन से नीचे मेथड है और एक रेड लाइन के ऊपर मेथड है। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे, तो इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ईदर लिमिट और definite integral is infinite, or if the integrand is infinite anywhere inside the range of integration, the integral is said to be fill in the blank। देखो हमें यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है लोअर रीमान इंटीग्रल, ऑप्शन बी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन सी है प्रॉपर इंटीग्रल और ऑप्शन डी है अपर रीमान इंटीग्रल। तो देखो आपको पता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरीके की है a टू b एफ एक्स डी एक्स, इस तरह की कोई हमारे पास इंटीग्रेशन है, उसमें या तो a इजकल टू इन्फिनिटी हो जाए या फिर b इजकल टू इन्फिनिटी हो जाए या फिर दोनों इन्फिनिटी हो जाए, या जो हमारे ये फंक्शन एफ एक्स है वो इनफाइनाइट हो जाए ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। तो जो इंटीग्रेशन होगी इस तरीके की वो कहलाती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये डेफिनेशन होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। एन इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ ईदर a इजकल टू इन्फिनिटी और b इक्वल टू इन्फिनिटी और बोथ और इंटीग्रांड एफ एक्स इज इनफाइनाइट ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। यानी कि अगर कोई इंटीग्रेशन या तो उसकी लिमिट ही इनफाइनाइट दी हुई हो, जैसे कि इस तरीके से 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, इस तरीके की कोई इंटीग्रेशन है तो इसमें जो अपर लिमिट है वो हमें इनफाइनाइट दी हुई है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या लोअर लिमिट इन्फिनिटी दी हुई हो, कुछ भी ले लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते, तो इस तरीके की जो भी इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो या फिर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाती है। या फिर इस तरीके की हो माइनस इन्फिनिटी
प्लस इन्फिनिटी 1/x dx। इस तरीके की इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाती है। या फिर जैसे -1 to 1 1/x dx, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रांड होता है जो फंक्शन f(x) होता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा इस इंटरवल पर, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर इसके बीच में हम 0 पॉइंट लें, -1 और 1 के बीच में 0 आ रहा है, 0 पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो इस तरीके की कोई भी इंटीग्रेशन होती है वो हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाती है। ये हमें दिया हुआ है, इफ़ ईदर लिमिट ऑफ आ डेफिनिट इंटीग्रल इज इनफाइनाइट। ये कोई डेफिनिट इंटीग्रल है, उसकी जो लिमिट है अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, और द इंटीग्रांड इज इनफाइनाइट, और या फिर इंटीग्रांड यानी जो वो फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाए एनीवेयर इनसाइड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। यानी रेंज क्या होती है? जैसे a to b हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज है वो a से क्लोज्ड इंटरवल a, b हो जाएगी इसकी रेंज, यानी a और b भी शामिल है और उनके बीच के सारे एलिमेंट शामिल है। उस पर इंटीग्रांड इनफाइनाइट हो जाए, द इंटीग्रल इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और ये प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? प्रॉपर इंटीग्रल होता है इस तरीके की कोई इंटीग्रेशन a to b f(x) dx जिसमें a और b हमारे फाइनाइट हो, यानी इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए, और हमारा जो इंटीग्रांड है f(x) वो a से क्लोज्ड इंटरवल a, b पर फाइनाइट हो, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बिल्कुल उल्टा, अपोजिट। ना तो a और ना ही b इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, और जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b पर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी इंटीग्रेशन होती है वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाती है। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है a to b f(x) dx, यहाँ पर बार होता है इसमें, यानी इसमें हमारा a के नीचे बार होता है। ये लोअर इंटीग्रल लिखने का, ये लोअर रीमान इंटीग्रल लिखने का तरीका है। अपर रीमान इंटीग्रल लिखने का क्या तरीका है? a to b ऊपर बार f dx, ये अपर रीमान इंटीग्रल लिखने का तरीका है। और अगर अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर हो जाती हैं तो जो इंटीग्रल है वो रीमान इंटीग्रल कहलाती है। अब हम क्वेश्चन 16 करते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर अ मैपिंग f g to g इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g इज। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है FAB इजक्वल टू FB, FAB इजक्वल टू 0, FBA इजक्वल टू FA, या F इज बाइजेक्शन। तो देखो, कोई भी अगर मैपिंग F G to G है तो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर हमारा जो F है वो 1 1 हो, F इज 1 1, F इज ऑन टू, तो जो मैपिंग होती है G to G वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। देन F इज ऑटोमॉर्फिज्म। और अगर यहाँ पर F G1 से G2 हो और F 1 1 ऑन 2 आ जाए तो उस केस में जो मैपिंग होगी वो हमारी आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। यानी आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है कब? अगर हमारा G1 और G2 सेम हो, यानी G1 और G2 दोनों सेम हो जाएं तो उस केस में, और वो F हमारी 1 1 और ऑन 2 भी हो जाए तो उस केस में जो F है वो मैपिंग है हमारी G to G, वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। यानी आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है अगर उसमें डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाएं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। इफ़ अ फाइनाइट सब कवर ऑफ S इज कंटेन इन ईच ओपन कवर ऑफ एनी सेट S, देन S इज कॉल्ड। तो देखो S हमारा तब क्या कहलाएगा? कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है कि कोई सेट कॉम्पैक्ट सेट कब होता है। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? ये हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई सेट S है और यहाँ पर एक कलेक्शन है ओपन सेट्स का A अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा बिलोंग टू म्यू है, और अगर हमारा S कंटेन कर रहा है इस कलेक्शन के यूनियन के अंदर,
जो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स का, इसके अंदर हमारा एस कंटेन कर रहा है। तो जो कलेक्शन ए अल्फ़ा होगा हमारा, ये क्या होगा, कवर कहलाएगा इस एस का। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि इस कलेक्शन का एक सब कलेक्शन ले, क्या लें, एक सब कलेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन ले, जैसे कि इस तरीके से कोई फाइनाइट सब कलेक्शन ले A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN का, और जो हमारा एस से अगर उस फाइनाइट कलेक्शन के यूनियन के अंदर, यानी i इक्वल टू 1 to n AI के अंदर हमारा S कंटेन कर जाए, तो ये जो हमारा S होगा वो कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। यही बात ये कह रहा है कि इफ़ अ फाइनाइट सब कवर ऑफ S इज कंटेन इन ईच ओपन कवर ऑफ एनी सेट S देन S इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। तो इसका आंसर हमारा कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। हम एक बार हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि एक ऐसा सेट या तो उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी वो नल सेट हो, या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो और उसे फाई से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है दो सेट इक्विवेलेंट होंगे अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हों, यानी कि जैसे दो सेट ए और बी हैं हमारे पास, अगर उनमें ए की कार्डिनलिटी यानी कि ए में जितने एलिमेंट है वो बराबर हो जाए बी की कार्डिनलिटी के, यानी जितने बी में एलिमेंट है, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए तो ये दोनों जो सेट होंगे वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। चाहे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके एलिमेंट की गिनती उतनी ही होनी चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अगर दो सेट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन दो इक्विवेलेंट सेट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो जाएं। इक्वल में तो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट सेट ए में है अगर वही एलिमेंट एग्जैक्ट सेट बी में मिल जाए तो वो इक्वल कहलाते हैं। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ देयर इज एट लीस्ट वन जियोडेसिक पाथ between every pair of point in x, then x comma d is called fill in the blank। तो ये इसका आंसर आएगा जियोडेसिक स्पेस। तो जो x comma d क्या होगा वो जियोडेसिक स्पेस होगा। मैं आपको थोड़ा सा जियोडेसिक पाथ के बारे में बता देता हूँ। जियोडेसिक पाथ क्या होता है, जियोडेसिक पाथ एक शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं, यानी दो पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक ऐसा पाथ जिससे दो पॉइंटों के बीच में कम से कम डिस्टेंस आए, उस पाथ को कहते हैं जियोडेसिक पाथ। या तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन होगी या फिर एक ऐसा पाथ होगी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हों, ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक पाथ कहते हैं। और जो ये स्पेस होता है, ऐसा स्पेस जिसमें जो डिस्टेंस है वो जियोडेसिक डिस्टेंस हो, तो उस स्पेस को हम जियोडेसिक स्पेस कहते हैं, जियोडेसिक मैट्रिक स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई बाय मैट्रिक स्पेस। नीचे दी हुई प्रॉपर्टियों में से कौन सी मैट्रिक स्पेस सेटिस्फाई नहीं करता है, ये बताना है हमारे। ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है मोनोटोनिसिटी, ऑप्शन सी है सिमेट्री, ऑप्शन डी है नॉन नेगेटिवनेस। देखो ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है। मानो हमारे पास x, y और z तीन पॉइंट हैं, इस तरीके से x से ग्रेटर देन हमारा z और z इज लेस देन y। तो जो डिस्टेंस x, z होगी वो लेस देन होगी डिस्टेंस x, y की। तो ये बतानी है मोनोटोनिसिटी ऑफ मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस की मोनोटोनिसिटी बताती।
सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब होता है डी एक्स कॉमा वाई बराबर होती है डी वाई कॉमा एक्स, ये सिमेट्री बताती है। नॉन नेगेटिवनेस से क्या बताती है? डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये तीनों मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी आपको मैच कर जाएंगी, चौथी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग नज़र आएगी, तो उसको आप इजीली पहचान सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी बिटवीन टू मैट्रिक स्पेस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ऑप्शन ए है डी एक्स कॉमा वाई लेस देन डेल्टा, ऑप्शन बी है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन डेल्टा, ऑप्शन डी है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डेल्टा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं एक बार आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ फॉर मैट्रिक स्पेस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस function, let a comma d and b comma d star are two metric space. A function f a to b is said to be uniform continuous if for any epsilon positive there exists delta positive depending only on एप्सिलॉन, यानी जो डेल्टा है केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड होना चाहिए। सच दैट फोर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू सेट ए डी एक्स कॉमा वाई लेस देन होनी चाहिए डेल्टा से, इम्प्लाइज दैट डी स्टार एफ एक्स कॉमा एफ वाई लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। यानी कि डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में लेस देन डेल्टा हो और डिस्टेंस एफ एक्स और एफ वाई के बीच में लेस देन एप्सिलॉन हो। यहाँ पर एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे, एंड जो एफ एक्स और एफ वाई हैं वो बिलोंग करेंगे सेट बी से। तो इसमें क्या आएगा? डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई इज लेस देन होनी चाहिए डेल्टा से। तो जो यानी ये जो डी एक्स कॉमा वाई लेस देन डेल्टा ये तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी सेम है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के लिए भी सेम है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस और जस्ट कंटिन्यूस में फ़र्क इतना होता है कि जो यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के केस में जो डेल्टा होता है वो केवल एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। यानी जो डेल्टा होता है वो एक फंक्शन होता है एप्सिलॉन का, यानी कि ये डेल्टा केवल एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में। तो ऑप्शन इसका ये आएगा, ऑप्शन ए।